अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। बिल आखिर वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होते हुए वो लम्हा आ गया है जिसके लिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की और वो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुमकिना मुआहिदा है। और इस सिलसिले में अब दोनों फ़रीक़ैन ये मान रहे हैं कि काफ़ी हद तक इत्तेफ़ाक़ राय हो गया है, जिसके बाद मुमकिना तौर पे इस एक इब्तदाई तौर पे जो मुआहिदा है उसके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे। और उसके बाद ये जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU कह लीजिए या कम अज़ कम एक इत्तेफाक राय का एक डॉक्यूमेंट कह लीजिए, 60 रोज़ के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो अभी तक की चीज़ें सामने आई हैं, जिसके बाद आबनाए हुर्मुज़ खोलने की बातें हैं और ख़ासकर जो जौहरी मामलात ईरान के हैं उसके ऊपर बात की जानी है। ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी दौरान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और फील्ड मार्शल इस वक्त चीन के दौरे के ऊपर हैं, जहां पर उनके चीन के वजीर आजम के अलावा चीन के सदर के साथ मुलाकात हुई है। ये दौरा इस वक्त कितना अहम है जब इससे पहले अमेरिका के सदर ट्रंप और रूस के सदर पुतिन वहां पे विजिट कर चुके हों। इसी दौरान हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर भी फॉरेन मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो आए हुए थे, क्योंकि इंडियन मीडिया ने बहुत कोशिश की पाकिस्तान के खिलाफ कोई जहर उगलने की, कोई बयान लेने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इस सबसे हटकर मैशत जो सबसे बड़ा मामला है, अभी IMF आया हुआ था और फिर बजट आ रहा है। पाकिस्तान के लोग क्या तैयारी पकड़ें, क्या आने वाले दिनों के अंदर वो जो अच्छे दिन आएंगे वो वाकई ही आने वाले हैं, या फिर इस IMF के बजट के दौरान पाकिस्तान के लोगों को मजीद स्क्रू किया जाएगा और उनकी जेबों से मजीद पैसा निकलवाया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। इन तमाम बैनुल-अक़वामी उमूर के ऊपर, खासकर ये जो खित्ते के अंदर पेशरफ्त है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज हमने दावत दी है। हमें पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर GR बलोच साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बलोच साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर अंजा साकिब साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अंजा साकिब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आगाज़ आपसे करना चाहता हूँ, कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि यूँ लग रहा था किसी लम्हे मेक और ब्रेक वाली सूरत हाल थी कि शायद मामलात आगे ना बढ़े। अब अचानक से इस हवाले से कहा गया है, जिस तरह से फील्ड मार्शल ने विजिट किया ईरान का, और फिर मार्को रूबियो ने खुद ये बताया कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि आज भी कोई इस सिलसिले में हम किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड था या इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि दोनों ममालिक जो हैं बिलाखिर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें? देखिए, ये मुझे पता है कि जनरली पब्लिक काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी हम्म। कि शायद एक स्टेलमेट टाइप की सिचुएशन सामने आ गई है। लेकिन वो लोग जो कि सिक्योरिटी और डिफेंस को समझते हैं, डिप्लोमेसी को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ईरान अ, ने लिटरली, जब अगर हम देखें, पर्शियन एम्पायर ने चेस को इन्वेंट किया है। हम्म। अमेरिका पोकर खेलने की कोशिश कर रहा था। तो डेफिनेटली वो दोनों अपनी-अपनी स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन मज़बूत करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह का जब भी कोई सीज़ फायर होता है, या पीस इज़ ऑलवेज़ अ मेसी प्रोसेस। 22-24 घंटे के पीस टॉक्स के अंदर, या कभी भी आप बैक एंड फ़ोर्थ कुछ विज़िट्स पे एक सर्टेन फ्रेमवर्क नहीं बना सकते। सो इवेंचुअली ये बात वाज़ेह थी, ड्यू टू बोथ द पार्टीज़, जो ईरान की तरफ से भी मैसेजिंग थी वर्सेस जो US प्रेसिडेंट की तरफ से आ रही थी, अपनी-अपनी स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन को मज़बूत करने के लिए दोनों यूज़ कर रहे थे। इवेंचुअली ये बात, क्योंकि इतने सारे रीजनल प्लेयर्स भी शामिल हो गए थे, और ख़ास तौर पे हम्म। मैं दाद देना चाहूँगी चाइना, पाकिस्तान, इस तरह की जितनी मिडल पावर्स हैं, उनकी, कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन सच एज़ द UN, NATO वगैरह नहीं रिज़ॉल्व कर सके, वो इन मिडल पावर्स ने करके दिखा दिया। तो अब PM का जो चाइना का मैं विज़िट मैं है। इसी के ऊपर अंजा साहिबा, मैं जानना ये चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल चाइना गए हैं, ऐसे मौके के ऊपर जब इससे पहले ट्रंप विजिट कर चुके हों, पुतिन विजिट कर चुके हों, ये कितना सिग्निफिकेंट है? और सेम उसी टाइम के ऊपर हमने देखा कि मार्को रूबियो इंडिया के अंदर मौजूद है, क्योंकि इंडिया इस पूरी इक्वेशन के दौरान जब ये पूरे खत्ते के अंदर हो रहा था, सबसे इररेलेवेंट अगर कोई किरदार हमें नजर आया तो वो इंडिया के अंदर था। अब इस पूरी इक्वेशन को आप कैसे देखती हैं? देखिए, इस पूरी इक्वेशन को मैं इस तरह देखती हूँ कि इंडिया और इज़राइल पहले ही एक स्पॉयलर्स बने हुए हैं। अगर कोई 2 स्पॉयलर्स हैं जो इस पूरे पीस प्रोसेस को, क्या इस पूरे खित्ते में, क्या दुनिया के लिए एक बड़ा थ्रेट है पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, वो इंडिया और इज़राइल है। हम्म। इज़राइल का अपना एक ग्रेटर इज़राइल बनाने वाला एजेंडा डिफीट होता है इससे। इंडिया का ऑब्वियसली ये काबिल बर्दाश्त नहीं है उनको। हसद वो करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की डिप्लोमेटिक कैपिटल के अंदर, ईरान के साथ भी, गल्फ स्टेट्स के अंदर भी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है दुनिया के आगे बाजी ले गया है। हम्म। अभी भी साउथ एशियन, जितने भी ग्लोबल साउथ के अंदर भी देखें, जितनी भी रीजनल बॉडीज थी, वहाँ इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान आउटशाइन कर रहा है। और देखें, कोर मैसेज यहाँ ये कि बीजिंग जो है ना, अब अनडिस्प्यूटेड डिप्लोमेटिक एपिसेंटर बन गया है दुनिया का, हम्म। इस महीने इन पर्टिकुलर, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप विजिट करके चले चुके हैं। अब
प्रेसिडेंट प्यूटन आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल, ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक बड़ी प्रोफाउंड रीअलाइनमेंट हुई है ग्लोबल पावर की। पाकिस्तान इस पूरे इंटरसेक्शन के बीचों बीच मौजूद है, इस ट्रायड के बीचों बीच। तो अब इसमें एनालाइज करते हैं कि पावर सीक्वेंस क्या है। देखिए, इस टाइमलाइन को हम अगर आपके ऑडियंसेस को समझाना चाहें तो पहले ट्रंप आते हैं बीजिंग के अंदर, जो कि एक डायनामिक ट्रेड रीअश्योरेंस उनको मिलती है और सपोर्ट मिलता है ईरान क्राइसिस के अंदर। के जहां तक प्यूटिन की बात है, वो अगेन रशिया चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको दोबारा से रीइटरेट करते हैं। फिर पाकिस्तान लैंड करता है टू ब्रिज एनी ऑफ द गैप्स। सो इसका यही एक मकसद है कि पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं, एक नेक्सस बन के काम कर रहा है, क्रिटिकल वेरिएबल बन गया है मेजर पावर डिप्लोमेसी के इस गेम के अंदर, जहां जितनी मल्टीपोलर स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं, तो वहां यूएस, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, उनकी एक अनप्रेसिडेंटेड सिग्निफिकेंस है। दूसरी चीज तो मीडिएशन का नेक्सस है। अब देखिए, ट्रंप ने पब्लिकली तो ये स्टेट कर दिया था कि नेगोशिएशंस ईरान से रिगार्डिंग जो है वो बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन के ऊपर है, और अभी एक कहीं ना कहीं एक लास्टिंग डील और एक कैटास्ट्रॉफिक एस्केलेशन के बीच में अवाम को उन्होंने मोड़ा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने एक जो हिस्टोरिक टॉक्स करवाई थी फेस टू फेस, उसके बाद उन्होंने हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने, ये साबित कर दिया कि डिप्लोमेसी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक आध पीस टॉक्स होस्ट करा देना, मगर किस तरह से प्रोएक्टिवली किरदार, और खासकर डिफेंस डिप्लोमेसी के अंदर, आया वो तेहरान जाना हो, बीजिंग जाना हो, कोई भी ग्राउंड वर्क एग्जीक्यूट करना हो, इस मशरिक वुस्ता में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए हम तैयार हैं। और फिर अगेन रीबैलेंसिंग भी देखें सीपेक की। सो बियॉन्ड रीजनल पीस अगर हम देखते हैं, ये जो ट्रिप था अगेन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, ये 75वीं एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करता है, 75 ईयर्स ऑफ पाक चाइना डिप्लोमेटिक टाइज। सो इस पूरे जो देखें अभी इस यूएस ईरान वॉर ने जो प्रूव किया है वो ये कि हम एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी यानी काइनेटिक एरा से निकल के एक मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी के एरिया में जा रहे हैं, जहां फोकस हाई क्वालिटी डेवलपमेंट पे, डिजिटल B2B इंटीग्रेशन पे है, इकोनॉमिकली मईशत को कैसे स्टेबलाइज कर सकता है, खासकर पाकिस्तान के केस में जब वो डिप्लोमेटिकली इस फ्रंट पे लीड कर रहा है। सो किस तरह से जो ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस है उसका जो है वो भी सारे उसके पहलू बड़े इंपॉर्टेंट। मैं आखिर में जो आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ, फिर बलोच साहब से तफसीली बात करेंगे, कि मुझे बताइए कि ये खासकर जो ट्रंप का और अमेरिका का इनकंसिस्टेंसी वाला रवैया था जिस पर बड़े कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा था, अब हम ये समझें कि वो भी इसके ऊपर कॉन्फिडेंट हैं या क्लियर हैं कि कुछ बातचीत करनी है, क्योंकि माजी में इसी किस्म के माहिदों को वो तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, फिर माहदे ख़त्म भी कर दे रहे हैं। तो ये भी एक था, और ईरानी बार बार ये कहते भी रहे हैं कि हमारे और उनके बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। जी, लेकिन इसी ट्रस्ट डेफिसिट को तो देखें पाकिस्तान ने ब्रिज किया है ना। पाकिस्तान ये हाई स्टेक्स हाई रिवॉर्ड रोल प्ले कर रहा है एज द प्राइमरी मीडिएटर। देखिए, यूएस की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट ट्रंप की he never wanted to be labeled as a president of war. उन्होंने वो ये गजा पीस बोर्ड के मामले, hopes of getting the Nobel Peace Prize, तो ये सारी चीजें, और आप ये भी रियलाइज करना पड़ेगा जो ईरान ने एक अपनी जो बड़ा एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस के अंदर जो एक रेजिस्टेंस का किरदार निभाया है, उसके अंदर एक ये मेजर टॉकिंग पॉइंट भी था प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट जी की मुलाकात के अंदर, कि जहां पे चाइना ने ये ऑफर किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, क्योंकि इससे देखें हर किसी का नुकसान हो रहा था, और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का जो मिड टर्म है वो सर पे, हमने ऑलरेडी देखा है कि एटलीस्ट 28% से 32% वोट किया जा रहा है, डिक्लाइन आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉपुलैरिटी के अंदर, इवन अमंग द रिपब्लिकन वोटर्स, क्योंकि अमेरिका में ना जी इलेक्शन जीते जाते हैं, बड़ी वॉलेटाइल होती है सिचुएशन, पेट्रोल जो गैस प्राइसेस होती हैं उसके ऊपर। सो ये एक बड़ा ग्लोबल ऑयल फ्लो के अंदर वो डायरेक्टली चाइना भी इम्पैक्ट होता है। तो एक तो हम ये देखें कि उनकी एक स्टेक्स हैं, फिर ईरान के अंदर भी ये दोनों पार्टीज ने ये वॉर विदाउट विक्ट्री का जो मॉडल था ना कहीं दोनों ने ये एक थिएटर रचाने की कोशिश तो भरपूर की, कि हम किस तरह से अपने अपने, क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर्स भी उन्होंने हैंडल करने, अमेरिका के ऊपर इजरायली प्रेशर भी, और जो ईरान के अंदर देखें IRGC का अपना एक प्रेशर है, जो तो प्रीवियस जो आयतुल्लाह खामेनेई थे वो तो बिल्कुल। ठीक, इसका मतलब यह है कि डोमेस्टिक भी देखते हैं और इंटरनेशनली भी अपना जो इमेज है उसको देख रहे हैं। जरा बलोच साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है ये इस चीज़ के ऊपर आना एक ज़माने में जहाँ
हमलों की बात होती थी, फिर सफ़ा हस्ती से मिटाने की बात थी, सिविलाइजेशन ख़त्म करने की बात थी। अब वही अमेरिका ये कह रहा है कि हम कई मुआहदों के हवाले से या कई निकात जो हैं उस पर इत्तेफाक कर चुके हैं। ईरान भी ऐसी ही बात कर रहा है। तो फाइनली ये इशू सेटल डाउन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? जी डेफिनेटली आई थिंक पाकिस्तान की अमन की जो कोशिशें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हुई हैं। हम्म। और पाकिस्तान माशाअल्लाह अमन का दाई और अमन का फैसिलिटेटर बन के, मीडिएटर बन के उभरा है दुनिया में एज अ मिडिल पावर। और इंशाअल्लाह ये एजाज पाकिस्तान के, हमारे, आपके और तमाम 22 करोड़ अवाम के ही नाम आएगा। और इंशाअल्लाह 5 तारीख को, 5 जून को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड साइन होने के लिए जो है वो इंशाअल्लाह इजलास भी होगी। अब पता नहीं मेरी इस प्रेडिक्शन में अल्लाह करे मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल, वो के 5 जून को तर्क कर लिया गया है कि दोनों जो फरीक़ैन है वो इस्लामाबाद आएंगे ठीक। और वहां पे आके इसको साइन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं बलोच साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़रा ये तो क्लेम करेगा, अमेरिका अलग से क्लेम करेगा कि हम जीत गए हैं, ईरान अलग से क्लेम करेगा कि हम जीत गए हैं। इस पूरी जब हम सिनेरियो को एनालाइज करते हैं, यूँ लगता है कि ये तो जीते हैं या नहीं जीते, कम से कम पाकिस्तान जीत गया है, उसका अपना इमेज बहुत बेहतर हुआ, उसकी सॉफ्ट पावर के अंदर बेहतरी आई और जो इंटरनेशनल स्टेज है उस पर प्रोमिनेंट खिलाड़ी के तौर पर सामने आया। कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको, हमें और पूरे अवाम को, हमारी लीडरशिप को, और मैं नाम लेने से नहीं जज कर पाऊंगा कि इसमें जो लीडरशिप है फ्रंट पे, वो फील्ड मार्शल रासिम मुनीर साहब रहे, उनका विजन रहा है, उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और उसकी जो डेलिकेट हैंडलिंग। देखिए कितनी पार्टीज थी इसके अंदर, अमेरिका था, ईरान था, जेसीसी कंट्रीज थी, बाकी दुनिया, चाइना था, तमाम के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करके बनाया। अब हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन कर लिया, दिफाई तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान की एफर्ट्स ज़ाहिर है पहले दिन से इसीलिए सब तारीफ कर रहे थे कि एक तो एक जंग हमारे बॉर्डर के ऊपर है, फिर हम चाहते हैं कि खित्ता जंग में जाने की बजाय जो है वो बातचीत के जरिए मसले का हल निकाले। अब जब दोनों फ्रीकैन, जिसमें अमेरिका भी है और ईरान भी है, इस बात के ऊपर एग्रीड दिखाई दे रहे हैं और वो सिग्नल भी यही कर रहे हैं, ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है, कितनी बड़ी हमारी कामयाबी है और कितनी बड़ी खित्ते की और पूरी दुनिया की कामयाबी है? देखें, ये आई थिंक ये एक मिरेकल है जो पाकिस्तान ने किया है पीस कीपिंग में और सालिसी में। और लेट मी अश्योर यू कि ये सबसे ज्यादा मरून मिन्नत है फील्ड मार्शल यासिर मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने, जिस तरीके से उन्होंने खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से, सिंसेरिटी से, इवन स्टेलमेट्स आते रहे दरमियान में, गैप आते रहे, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने आपके सामने लास्ट में मोहसिन नकवी को भेजा, वो वहां पर गए, वापस आए, फिर उन्होंने आके आप ब्रीफ किया फील्ड मार्शल को, अगेन ही वेंट ओवर देयर और फिर वहां से ग्रीन सिग्नल दी कि अब सब चीजें ठीक हो गया, पापा आए। जाके उन्होंने मुसवदा तैयार हुआ, दोनों मुल्कों को, ईरान को भी और अमेरिका को उन्होंने भेजा, दोनों ने गेस किया एंड देन ही केम बैक। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी बात कर दी, मार्को रूबियो ने भी बात कर दी, इधर से भी ईरान से भी पॉजिटिव वाइब्स आई और उसके साथ ही एकदम टोन बिल्कुल चेंज हो गई, बहुत हल्की हो गई चेंज। और बड़ी खुशाइन बात है, खास तौर पे जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, यकीन करें दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क रशिया, आपने जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, कोई मुल्क वो नहीं कर सका। ठीक। आपको याद है जब जंग होने वाली थी उस वक्त बिल्कुल जंग के दहाने पे थे जब पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है जी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमने ये देखा कि मार्को रूबियो इंडिया के विजिट के ऊपर थे तो इंडियन मीडिया ने बहुत जहर उगलने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी चीज पाकिस्तान के खिलाफ वो ले नहीं सके। तो ये जो इंडिया का और इसराइल का स्पॉइलर का रोल है, वो अभी भी उससे बाज भी नहीं आ रहे, शायद वो अभी भी इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान की ये पोजीशन होगी या पाकिस्तान सेंट्रल स्टेज के ऊपर एक सेंटर ऑफ अटेंशन होगा। इंडिया देखें, इंडिया के ऊपर तो फलसफे मातम मचा हुआ है। मारा के हक के बाद जो जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने इनको जिल्लत में शिकस्त किया, दुनिया में मुंह काला किया,
अजीमत उठानी पड़ी है। आइसोलेट हो गए हम पे इस रीजन के अंदर। पाकिस्तान रीजन स्टेबलाइजर बन गया। अभी 2 दिन पहले जनरल ब्रैड कूपर जो है, उनके सेंटकॉम कमांडर जो है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और पाकिस्तान हमारे शराकतदार है बॉर्डर टेरर में। बहुत बड़ी बातें हैं। और ये बात करना, और उसके बाद से जैसे मार्को रूबियो ने जिस के दौरान कोशिश की और उन्होंने इसको अवॉइड किया, मीन्स कि पाकिस्तान हैज क्रिएटेड अ स्पेस, और ये हमने अपनी अर्न की है। अर्न की है मार के हक के बाद। जो हमें स्ट्रेचर मिले हैं वो हम आसमान पे चले गए। और तो पीस कीपिंग में देखें, अमेरिका बहुत सुपर पावर है। इजराइल के होते हुए कि इजराइल पाकिस्तान को पसंद नहीं करता और इंडिया पसंद नहीं करता, डिस्पाइट उनके हम सारे दिन को मुकर्रर करते हैं। बिकॉज फील्ड मार्शल का प्रेसिडेंट ट्रंप पे डेवलप कॉन्फिडेंस की बात है। वो बार बार कहते हैं कि वेयर इज ही, इज अ गुड गाय, आई लाइक हिम, ही इज अ फाइटर। ये उनके अल्फाज हैं। ठीक। और सीरियस अभी तो दिन जो बात की है न्यूज एजेंसी ने, आप देखें वो क्या बात कर रहे हैं। हर जगह एक फील्ड मार्शल। और अच्छा, उसके साथ फिर ईरान की भी यही बात है। ब्रिगेड साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ हमने देखी कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ अगर इंगेजमेंट बढ़ रहा है और हर वक्त वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं, तो हमने ईरान के साथ, जो चीन के साथ पाकिस्तान की ज़ाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हमारी दोस्ती भी है, उसको 75 साल हो गए जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा इस पूरे सिनेरियो के दौरान हमने कोशिश की कि चाइना को ऑन बोर्ड भी रखा जाए और बताया जाए हम उनको इत्तेमाद में ले रहे हैं। पहले फॉरेन मिनिस्टर गए, उसके बाद सदर गए, सदर के बाद अब वजीर आजम और फील्ड मार्शल गए हुए हैं। ये कितना सिग्निफिकेंट है और ये क्या मैसेज क्या है चीन वाले इस विजिट का? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत बैलेंस अप्रोच रखी है। और पाकिस्तान, ये प्लीज रिमेंबर, जो पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका लिए किया है, इसमें चाइना की हार्ट एंड सोल इज पार्ट ऑफ इट। पाकिस्तान ने लम्हा बलम्हा उनको आगाह रखे व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वी आर डूइंग, और उनकी एडवाइस भी मिलती थी। आपको याद है हमारे जब अपने फॉरेन मिनिस्टर गए थे वहां पर, तो उन्होंने वहां से 5 निकाती पॉइंट दिए थे। इससे अंदाजा लगे पाकिस्तान कितनी उनको अहमियत देता है। और उन्होंने वहां पर बड़ी क्लियर बातें की, बल्कि यहाँ तक कहा था कि तमाम में सादा को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उसके चार्टर के मुताबिक मसले को हल करें। और जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट हुई थी आपके सामने, उसमें धोखे जी प्रेसिडेंट ने कहा 2 घंटे रह गए थे, मुझे खलीजी मालिक ने, किंगडम सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, और उसके बाद यूएई ने कहा कि नहीं जंग रोक लें, हम अब कोई हल निकल आएगा। बिकॉज पाकिस्तान इन खलीजी मालिक से टच में है, हर वक्त टच में, उनको ब्रीफ करते रहे हैं, उनको भी ब्रीफ किया। इसलिए किया कि किसी वजह से भी इनकी ईरान की आपस में भी सेक्टेरियन क्लैश और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। यू कांट अफोर्ड इट। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इजराइल वांट्स। इजराइल चाहता है कि ईरान को हमेशा के लिए डिसमिट कर दें। बिल्कुल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जीरो, मिसाइल्स ड्रोन कैपेबिलिटी जीरो, रेजिम चेंज, ये वो चाहता है जो वो नहीं कर सका और अभी भी नहीं हो रहा। अच्छा ब्रिगेड साहब, एक और बड़ी अहम बहस जो हमारे यहाँ हो रही है, जो आपने ये पॉइंट्स रेस किए बड़े इंपॉर्टेंट है, कि वो कहते हैं कि जो आप सिफारती महाज पे या इंटरनेशनल महाज पे कामयाबियां समेट रहे हैं, उसकी सब तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको डोमेस्टिकली कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पाकिस्तान में वो कामयाबियां महसूस कैसे होंगी? देखिए, वो ऐसे होंगी कि जो ही ये इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हो जाता है, मे भी जून के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, वेरी होपफुल, उसके बाद पाकिस्तान का स्टैचर, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, पाकिस्तान पीस कीपर नोन, ये बहुत बढ़ जाए। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट रिटर्न, आई एम श्योर अमेरिका को पाकिस्तान के टॉप 2 थिंग्स, 1, इंडिया को नुकेल डालें कि वो जो प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं और पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, खत्म किया जाए। द डे इंडियन ले देयर हैंड ऑफ, ये अफगान तालिबान रजीम फितने हिंदुस्तान से अपनी मौत मार जाएंगे। आधा तो हमने मार दी है, बाकी वो मारे जाएंगे। नंबर 2, हम उनको कहेंगे कि जो अफगान तालिबान, ये जो ईरान जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, आप इतना वेपन हमें छोड़ के आए हैं, प्लीज स्टॉप फंडिंग देम। जो आप उनको हर हफ्ते आप उनको 30-40 मिलियन डॉलर दे रहे हैं और वो सारा ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा है, प्लीज स्टॉप इट, देन वी नो व्हाट टू डू विद देम। हमने उनकी कमर तोड़ दी है, तबाह कर दिया उनको हमने। अभी हमारी सिक्योरिटी फोर्स को अवॉइड करते हैं वो, अब ये सॉफ्ट टारगेट पे जा रहे हैं, जहाँ खौफ और राज फैलाएं, अपनी प्रेजेंस शो करें, एंड दैट्स एंड ऑफ इट। वो भी अब खत्म हो जाएगा। अच्छा ब्रिगेड साहब, एक चीज और जो आपने गुफ्तगू की ना, इसी से जुड़ी वो चीज चुके है कि ये जो खासकर पाकिस्तान जब ये कामयाबियां समेट रहा है या कोशिश कर रहा है कि बेहतरी हो, तो हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के उन वाकयात के अंदर इजाफे की एक कोशिश की जा रही है या भड़काने की कोशिश की जा रही है।
उसमें इंडिया का नाम तो लिया ही जाता है, कुछ और भी मेहरबान है, कहा जाता है कि उनका भी एक किरदार है। तो ये बुनियादी तौर पर उसको धुंधलाने की कोशिश है, अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने की कोशिश है। देखिए, एक तो वजह ये है कि जाहिर है कि वी नो के कौन से ममालिक हैं साथ मिल रहे हैं। हम अपने ज्यादा बात इससे नहीं करते, हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, हमारी वर्कफोर्स भी वहाँ में बहुत ज्यादा है। लेकिन आप इसके साथ ये देखें कि कितना फर्क पड़ गया है कि आपने अभी ये जो खास तौर पे अभी 2-4 धमाके हो रहे हैं, जो ही उनको पता चला कि ये मुआहदा होने वाला है, हाँ। इन्होंने दुनिया का टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज खराब करने के लिए फिर शुरू कर दिया। चमन फाटक पे ट्रेन पे जो अटैक धमाका कर दिया, फिर उसके बाद इस तरह के 1-2 और धमाके कर दिए, अभी और भी एक्सपेक्ट करते हैं। बट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आर 24 आवर अलर्ट, दे नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो वो इसको होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह आप देखें, ये होगा, अकॉर्ड होगा, पाकिस्तान देन कॉन टॉक। हमें ट्रेड की फैसिलिटीज मिलेंगी बहुत ज्यादा, हमें ऑफशोर ड्रिलिंग होती है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज चला जाएगा। जब अल्लाह करे प्रेसिडेंट ट्रंप आ जाते हैं, ईरानियन लीडरशिप आती है, दुनिया के जर्नलिस्ट आते हैं, आप सोचें पाकिस्तान का इमेज कहाँ जाएगा। पाकिस्तान में वर्ल्ड फोकस होगा कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जहाँ पर पाकिस्तान जो है वो दुनिया का फोकस होगा। मैं इसके साथ ही अपने तीनों जो मौजूद मेहमान हैं, ब्रिगेडियर हारिस साहब, जी.आर. बलोच साहब और अनजा साकिब साहिबा, आप तीनों का शुक्रिया अदा करूंगा। जो मौशी मामलात हैं, इकॉनमी से जुड़े मामलात हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है हरून शरीफ साहब को। हरून साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि IMF का डेलीगेशन भी चूंकि पाकिस्तान आया हुआ था और उसके साथ हमने ये देखा कि बजट भी आने वाला है, और फिर ये एक अच्छी खबर ये भी आई कि चले अमेरिका और ईरान के दरमियान कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। इस हवाले से आप क्या आने वाले दिनों के अंदर देख रहे हैं कि IMF का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, या अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है, मामलात बेहतर हो जाते हैं, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, कोई रिलीफ आएगा? तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जहाँ तक IMF का जो मिशन आया था, वो तो हमारा बड़ा फोकस बजट की एलोकेशन और तरजीहात को अपने प्रोग्राम के प्रायर एक्शन के साथ अलाइन करने के लिए आया था कि जी आप कहीं उससे डिविएट तो नहीं कर रहे। उनके 3-4 प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं कि आपने बजट का खसारा कितना रखना है, बोरोइंग कितनी करनी है, सब्सिडीज को कैसे कम करना है, इदारा जाती रिफॉर्म स्टेट ओन एंटरप्राइज की कैसे करनी है, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस कैसे करनी है, उन्होंने टैरिफ्स को कहाँ रखना है, यूटिलिटी के को। तो ये तो इस सिलसिले का मिशन था और वो एग्रीमेंट के बाद चला गया। अब वो बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट चेंजेस की जा रही हैं और इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जून में बजट मुतवक्को है। जहां तक IMF प्रोग्राम का ताल्लुक है, उन्होंने बजट के अंदर बड़े स्टीप और एग्रेसिव टारगेट्स रखे हैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के, जो कि एक सवालिया निशान है कि इतनी ज्यादा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन FPR पहले भी नहीं कर पा रहा। लेकिन उसका एक फॉर्मूला होता है कि आप GDP ग्रोथ को फैक्टर इन करते हैं और इन्फ्लेशन को, लेकिन ये उससे 20% ज्यादा है। और उसमें सूबों के ऊपर और नए जो अनटैक्स्ड सेक्टर्स हैं उनको खोलने की बात की गई है। तो लेट्स सी, ये टाइम बताएगा कि गवर्नमेंट इन अहदाफ को कैसे मीट करती है। अब तो ईरान का आपने सवाल किया, देखिए ईरान अगर सेटलमेंट होता भी है, अल्लाह करे हो जाए, तो उसकी लीगैलिटीज और ईरान के ऊपर सैंक्शंस को खत्म, ये कोई टच स्विच बटन से नहीं हो जाता। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसका आगाज जो है वो खित्ते के इन्वेस्टर्स को और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक फील गुड फैक्टर देगा कि ये खित्ता जो है अब कॉन्फ्लिक्ट से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू है। इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेरे सामने खबर है। खबर यह है कि लेवी की मद में गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक 2,725 अरब रुपया इकट्ठा किया है। ये जो IMF से आपने पैसा लिया, ये उससे भी कहीं ज्यादा रकम है। तो क्या फिर हम डबल टैक्स देंगे? यानी मैं अपनी इनकम से भी टैक्स दूं, जब मैं पेट्रोल डलवाने जाऊं तो मैं लेवी की मद में भी टैक्स दूं? यानी क्या पाकिस्तान में आप टैक्स देना जुर्म समझ लिया जाए फिर? देखिए, जो तो कंप्लायंट है या जो लेजिटिमेट टैक्स पेयर है, और मैं और आप सब इनडायरेक्ट टैक्स तो लेवी की तरह के पे कर ही रहे हैं, तो कंप्लायंट है उसको करंट सिस्टम मजीद पनिश कर रहा है।
कि आप क्योंकि टैक्स दे रहे हैं नेट में है तो आपके ऊपर मैं मजीद टैक्स लगा रहा हूं। जो हमारा बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, खास तौर पे टॉप एक्सपोर्ट के जो हमारे यूनिट्स हैं, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, वो 62% टैक्स दे रहे हैं, जो कि 25 से 30% उनके कंपेटिटर से ज्यादा है। अब सूरत हाल ये है कि टैक्स लोग क्यों नहीं देते, कल्चर क्यों नहीं है। एक तो हुकूमत अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को बहुत मुद्दत से खुद प्रोटेक्ट करती आई है, हमारे सियासी लोग, जिसके अंदर रियल एस्टेट भी है, जिसके अंदर ज़राअत भी है, जिसके अंदर ट्रेडर भी है। दूसरा इसके अंदर यह है कि अब आम आदमी और जो लेजिटिमेट लोग हैं, जो सैलरीड हैं, वो सवाल करते हैं अपने आप से कि हम जो टैक्स दे रहे हैं हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है। राइट। देखिए ना, अगर मैं टैक्स देता हूं और इसके बाद मैंने प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करनी है, प्राइवेट एजुकेशन लेनी है, प्राइवेट हेल्थ लेनी है, सो आई वुड क्वेश्चन कि मैं इनको भी पैसे दे रहा हूं, अलहदा से भी खर्च रहा हूं। सो इस वक्त हुकूमत को इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डेंजरस। सिर्फ आप अपना टारगेट मीट करने के लिए, खर्चे मीट करने के लिए कर रहे हैं। आप लोगों की इनकम को टैक्स कीजिए और टैक्स बेस को ब्रॉडन कीजिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि लोग अब यहां से जो लेजिटिमेट फंस चुके हैं वो मजीद यहां यानी पर टैक्स को सजा ना बनाया जाए। अब मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं कि जब हम इस पूरे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो कोई भी जब गवर्नमेंट कोई आती है तो उसकी कोई डायरेक्शन होती है कि हमने इस सेक्टर के ऊपर काम करना है, इसको एक्सपैंड करेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी या इनकम बढ़ेगी या ग्रोथ की सूरत में जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट आई है, मेरे सामने एक और खबर मैं आपके सामने रख देता हूं कि अभी जब कॉटन का सीजन शुरू हो रहा है तो पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्राजील से कॉटन बेल्स दरामद की हैं। यानी अब हम बाकी जहां गंदम दरामद करते हैं, चीनी भी हमें कई बार दरामद करनी पड़ती है, तो कॉटन तो हम कहते थे हम इससे एक्सपोर्ट्स करके उससे पैसा कमाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं फिर हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन है क्या? हमने रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट किया है, हमने एग्रीकल्चर पे किया है, हमने इंडस्ट्री पे किया है, कहां किया है, या बस कहीं पे भी नहीं किया, बस जुगाड़ प्रोग्राम पे चल रहे हैं, या चल गया जाना चला वना चला? जी, करंट डायरेक्शन हमारी सिर्फ एक आईएमएफ के प्रोग्राम के टारगेट्स को मीट करना है और अपने एक्सटर्नल और इंटरनल इखराजात को विदाउट एनी क्लियर पॉलिसी मीट करना है। मैं बिल्कुल इसके ऊपर क्लियर हूं। ये जो आपने बातें की हैं कॉटन की और दूसरी, ये एक परपेचुअल ग्रोथ पॉलिसी ना होने का फेल्योर, क्योंकि हमने एक सिमत की पॉलिसी बनाई नहीं है, जिससे हुआ ये कि पैसा बनाने के लिए हमने जहां जहां ज़राअत होती थी इसकी, कॉटन की, हमने गन्ना उगाना शुरू कर दिया। उससे एक तो पानी कम हुआ, दूसरा मैं कहता इंसेंटिव। कलामी की माफी चाहते हुए आपको एक और इस हवाले से खबर देता हूं कि मुल्तान के अंदर जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी कुछ जमीन के ऊपर वहां पे कमिश्नर साहब और डीसी साहब जो है वो जिम खाना बनाना चाहते हैं। तो जब आप जिम खाना बनाएंगे तो फिर कॉटन बेल्स आपको ब्राजील और अमेरिका से लेनी पड़ेंगी। जी, ये नजर आ रहा है ना जी। तो तरजीहात इस वक्त अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, पेटनेज, पावर की तरफ है। अगर हमने पॉलिसी बनानी है तो इस वक्त हमारे 4 फॉल्ट लाइंस हैं, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी उनके बगैर नहीं चलेगी। नंबर 1, हमें देखे ना, ओवर द इयर्स हमारा पॉलिसी फेलियर ये है कि हम इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की बजाय अनप्रोडक्टिव सर्विसेज में जा चुके हैं। 60% जीडीपी का हिस्सा सर्विसेज है और अनप्रोडक्टिव इस तरह है कि वो ट्रेडिंग है। आप जमीन बेच रहे हैं, आप इंपोर्ट करके चीजें बेच रहे हैं, आप हॉस्पिटैलिटी की चीजें कर रहे हैं, ये नहीं कि आप सर्विसेज क्वालिटी बना के एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब इंडस्ट्री के इंसेंटिव्स खत्म हुए। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पैकेजेस ग्रुप ने पैकेजेस मॉल बनाना शुरू कर दिया, मंशा ग्रुप ने एक एम्पोरियम मॉल की तरफ से वो भी ट्रेडिंग की तरफ चले गए, क्योंकि इंसेंटिव्स उस तरफ से। मेरे ख्याल से 15 साल से पहले वो सिनेरियो बिल्ट हो जाएगा, क्योंकि जितनी तेजी से यूथ मेन स्ट्रीम हो रही है, लेबर मार्केट में भी, जॉब्स में भी, दे विल डिमांड डिफरेंट पाकिस्तान। में पॉजिटिव बात कर रहा हूं। देखिए ना, वो जो एक ट्रेडिशनल सियासत है कि वोट खरीद लो और ठेके दे दो और पेटनेज कर दो और इसको प्रोटेक्शन दे दो, आई थिंक वो ऑलरेडी रिजेक्ट होती जा रही है। और यूथ जो है उसको एक्सपोजर भी है, इंटरनेट भी उनके पास है, दुनिया देखते हैं वो। आई एम श्योर दे विल डिमांड अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप इन फ्यूचर, और उसको आप बाय फोर्स करटेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो 70% आपकी आबादी का हिस्सा है।
अब आप आइए, वो तो 10 साल बाद की बात है ना। लेकिन अभी हमें यूथ को 4 मिलियन बच्चे और बच्चियां लेबर मार्केट में हर साल आ रहे हैं। अब वो एक जमाना था कि हमने कहा जी हम 1 मिलियन बच्चों को बाहर भेज देंगे जॉब्स के लिए। अब ये गल्फ की वॉर के बाद वो विंडोज भी टफ हो गई हैं। राइट। हमें यहां पर कोई चारा ही नहीं है कि हम अपना तौर तरीका बदलें, अदरवाइज आपकी इकोनॉमी जो है वो बढ़नी तो बड़ी दूर की बात है, आप यहां पर भी नहीं रख पाएंगे। अब तो जब तक जॉब क्रिएशन वाली हम एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाते, गैर जरूरी इखराजात बंद करके वो पैसा जो है प्रोडक्टिव सेक्टर्स में नहीं डालते, आई डोंट थिंक पीपल आर गोइंग टू टॉलरेट पर्क्स, प्रिविलेजेस, पेटनेज, ठेका दे दिया, ज़ाहिर है उनके अपना सब्र का बदला लगा पैमाना दिया। लबरेज हो जाएगा। ये आपने जो एक्सपेंडिचर वाली अखराजात वाली बात की, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की हुकूमतें कोई भी हों वो पाकिस्तान के लोगों से झूठ बोलती हैं? IMF उनसे ये कहता है कि अपने अखराजात कम करो, अपना एक्सपेंडिचर कम करो, वो कहता है नहीं, हमें IMF ने कहा है कि इनके ऊपर टैक्स मजीद बढ़ा दो। मैं एक आपके सामने खबर रखना चाहता हूं कि वापडा का जो हमारा महकमा है उन्होंने भी फैसला किया कि वो भी एक सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे ताकि जो वापडा की तनसीबात हैं उसकी हिफाजत की जा सके। जब आप इस किस्म के फैसले करेंगे, आपका गैर ज़रूरी वो जो नॉन डेवलपमेंट बजट है वो होगा, फिर इस किस्म क्या होगा, तो फिर कहां से आप एक्सपेंडिचर कम करेंगे? फिर IMF वाली वही बात है, वहां वो आपको कुछ और कहेंगे, बाहर टीवी पे आकर आप हमें कुछ और बताएंगे। देखिए जी, मैं 18 बरस ये इंटरनेशनल इदारों की तरफ इंक्लूडिंग IMF मुख्तलिफ ममालिक के साथ डील करता रहा हूं, ठीक है। हम एक टारगेट देता है IMF कि जी आपने बजट का खिसारा यहां रखना है, आपने रेवेन्यू का टारगेट यहां रखना है, प्रिस्क्रिप्शन आपकी है, आपने कैसे पूरा करना है, ठीक है। IMF ये भी कहता है कि कुछ डिस्टॉर्शंस आपने नहीं करनी, मार्केट खराब नहीं करनी, मुफ्त के कर्जे नहीं माफ करने, सब्सिडी नहीं देनी, ट्रेड को आपने अननेसेसरीली क्लोज नहीं करना, टैरिफ नहीं बढ़ाने, ठीक है। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपके अच्छा मैं टैक्स का टारगेट जो है वो नए सेक्टर्स को लाके पूरा कर लेता हूं या मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगा देता हूं। अब आपकी चॉइस है कि जी मैं MNAs MPAs की तनख्वाह को 600% बढ़ा देता हूं और मैं किसी और को कहीं से फारिग करके उसको मीट अप कर लेता हूं। सो ये चॉइसेस, पॉलिसी चॉइसेस एलीट के पास है। ठीक। वो IMF तो एट द एंड ऑफ द डे कहेगा जी आपने हमसे ये वादे किए थे, इनको आपने पूरा क्यों नहीं किया। हमारी ब्यूरोक्रेसी इज एन एक्सपर्ट इन एक्चुअली क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स टू अकोमोडेट न्यू पीपल इन द गवर्नमेंट। उनके लिए नौकरियां क्रिएट करते हैं और उसके लिए वो इदारों को कैप्चर करते हैं। रेगुलेटरी इदारों के अंदर सब बैचमेट्स को रखा हुआ है, सियासी लोगों को रखा हुआ है। सिमिलरली बहुत से इदारे जो वजारतें ही नहीं थे, आप देखिए जो टेक्निकल थे, प्राइवेटाइजेशन कमीशन था, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट था, प्लानिंग कमीशन था, सबको वजारत बना दिया ताकि हम वहां पर बंदे भर्ती कर सके और झंडे वाले एक वजीर साहब भी बैठ सके। नाउ ये प्रैक्टिसेस दुनिया के अंदर टोटली आउटडेटेड हो चुकी है। अब क्या ओल्ड स्कूल माइंडसेट एक मॉडर्न गवर्नेंस का स्ट्रक्चर दे पाएगा? ये सवाल मैं आप पे और नाजरीन पे बिल्कुल ठीक है। मैं आखिर में एक सवाल, चूंकि आपने भी सवाल छोड़ा तो मैं भी एक सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं कि पिछली गवर्नमेंट कहती थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जाहिर है हर हुकूमत का अपना सियासी नारा है, उसका हक है वो जो मर्जी नारा लगाए। अब एक बजट आ रहा है, कम से कम मुझे आपकी गुफ्तगू से या कम से कम जब मैं आज सारा इसके ऊपर हम काम कर रहे थे तो मुझे इस बजट से ये नजर आ रहा है कि कुछ मजीद सख्त दिन आने वाले हैं, कुछ मजीद सख्तियां पाकिस्तान के लोगों के ऊपर आने वाली हैं। शायद वो अच्छे दिन नहीं है। ये मेरे हिसाब से कुछ नहीं, कुछ से ज्यादा सख्तियां आने वाली हैं, क्योंकि नंबर्स डोंट लाई। देखिए ना, नंबर तो झूठ नहीं बोलते ना। नंबर्स ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर टैक्सेस, यूटिलिटी बिल्स का खर्चा, आपका इन्फ्लेशन का प्रेशर, पेट्रोल ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, तो लोगों की खास तौर पे फिक्स्ड इनकम तबके की और मिडिल इनकम तबके की कंजम्पशन पावर इरोड मजीद होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक। ये मईशत से जुड़े तमाम पहलू थे जिसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ हारून शरीफ साहब ने रोशनी भी डाली। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हमें आज इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।